आज के टाइम में इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में जो आपकी नीड के हिसाब से बन के आ रहे हैं। जैसे कि आप अगर एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपके पास एक अलग प्रोडक्ट होगा जिसको आप यूटिलाइज करके अपनी फंडिंग ले सकते हैं। सब लोन्स के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, सब लोन्स के अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग एक्सपेंस होते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि किस प्रोडक्ट के लिए आप कौन सा लोन लें। लोन किसी भी किस्म का हो, एक थंब रूल तो ये है कि टेन्योर जितना छोटा होगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सिबिल स्कोर आपका जितना स्ट्रांग होता है उतनी ही आप कमांडिंग पोजीशन में आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस में। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। खास शो और खास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हमारे साथ में रचित खंडेलवाल जी हैं। रचित जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पर। नमस्कार साहब, सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आज हम बात करने जा रहे हैं बोरोइंग्स की। बिल्कुल साहब, आज हम बात करेंगे बोरोइंग्स की। आज हम बात करेंगे किस किस्म के, कितने टाइप के आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं फंडिंग की, और उसको किस तरीके से अवेल करें, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने होते हैं। तो हम वो सारा डिस्कशन आज करेंगे। इंटरेस्टिंग। तो बोरोइंग में लेकिन क्या फैक्टर्स कंसिडर करने में, पैसा लेने जा रहा हूँ और जो कि कर्ज है, बोरोइंग का मतलब ऑब्वियसली एक लोन है। तो और बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोन होते हैं, बहुत चीज़ों के लिए ज़रूरत हो सकती है। किस तरीके से और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग फैक्टर्स होंगे जो कि कंसिडर करने होंगे? देखिए, आप एक चीज इसको ऐसे समझे सर कि आज के टाइम में इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में जो आपकी नीड के हिसाब से बन के आ रहे हैं। जैसे कि आप अगर एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपके पास एक अलग प्रोडक्ट होगा जिसको आप यूटिलाइज करके अपनी फंडिंग ले सकते हैं। उसी जगह आपको अगर होम रिनोवेशन करना है, घर खरीदना है, तो एक उसके लिए अलग लोन होता है। अगर आपको कोई मान लीजिए अपनी कोई ट्रिप करनी है, कोई गैजेट लेना है, उसके लिए अलग अलग लोन होता है। सब लोन्स के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, सब लोन्स के अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग एक्सपेंस होते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि किस प्रोडक्ट के लिए आप कौन सा लोन लें। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो भी एक ऑप्टिमम लेवल पे होगी, और कितना आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अलग अलग किस्म के लोन्स और उनके बारे में उनकी पढ़ाई। तो आज हम किस लोन की बात करने जा रहे हैं, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, आज हम एक ऐसे लोन की बात करना चाह रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि हर एक आपके और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग का एक सपना होता है कि हम एक घर खरीदें। और अगर हम घर खरीदने की बात करते हैं तो आता है होम लोन। तो आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। होम लोन में जब लेने चलते हैं तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है पहले एज अ बोरोवर? देखिए, आपको ये समझना होगा कि बहुत हद तक आपकी पहली कोशिश यही रहे कि होम लोन आपको मिले एक पीएसयू बैंक से। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनकी जो प्रोसेसिंग फी होती है या उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो रिलेटिवली एक एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक से नॉमिनल साइड पे होती है। इसके साथ साथ आप और देखें कि आप किस किस्म का होम लोन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एक रेडी टू मूव इन घर ले लिया है, तो रेडी टू मूव इन के घर का होम लोन का पैटर्न ऐसे बदल जाता है कि आपको अपफ्रंट पूरा पेमेंट करना है और आपकी ईएमआई अकॉर्डिंगली एज पर द नॉर्म चालू हो जाएगी। मगर आप ये मान लीजिए कि आपने कोई अभी फ्लैट लिया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फिर उसका एक अलग किस्म का होम लोन हो जाता है, वेरिन जैसे जैसे बिल्डर को पैसा चाहिए होता है वैसे वैसे आपका बैंक या एनबीएफसी उसको पेमेंट करता है। और आपको इसमें एक मान लीजिए हनीमून पीरियड मिल जाता है, वेरिन आपको सिर्फ इनिशियल कुछ टाइम तक, जब तक आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है, certain amount of the principal and the interest, that is all that you have to pay। तो जब तक आपका घर नहीं आपका बन रहा है तब तक आपके लिए वो एक कंफर्टिंग फैक्टर हो जाता है कि पूरा बर्डन आपके ऊपर नहीं आ रहा। ये तो लेकिन बात हुई जब हमने होम फाइनल कर लिया है और उसके लोन पे अब हम बात कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, जी। गेन कर लिया। लेकिन क्या उससे पहले भी कुछ चीज़ों का कुछ तैयारी करनी चाहिए? जैसे घर खरीदने से पहले भी हम वाली तैयारियां करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, अपने लेवल पर रिसर्च करते हैं कि किस तरीके का घर लिया जाए, जो अभी आप कह रहे हैं जी। कि अंडर कंस्ट्रक्शन लिया जाए या रेडी टू मूव इन लिया जाए, तो वो ज़रूरत मेरी किस तरीके की है
मैं किस सोच के साथ में ले रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, आज से 2 साल 3 साल बाद ये तैयार हो जाएगा, या इस एरिया में ये बजिंग होगा। कभी इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से भी लोग लेते हैं, कभी अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी लेते हैं, बहुत अलग-अलग तरीके से। जी। तो जब घर हम उस तरीके से रिसर्च कर रहे होते हैं, क्या हुँ। उसके लोन के लिए भी उसी तरीके की कोई रिसर्च है जो करनी चाहिए, और कुछ तैयारियाँ हैं जो करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम एड्स में देख लेते हैं कि इतना बुकिंग अमाउंट हो रहा है और हम उस घर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बट इन रियल टर्म्स क्या होता है सर, हमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। एक तो हमें ये देखना होता है कि हम किस एज ब्रैकेट पे फॉल कर रहे हैं। ये एज ब्रैकेट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपका जितने आप यंग हैं अभी और जितना कंफर्टेबली आप होम लोन डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल पोज़ीशन अगर अच्छी आप ले लेते हैं, तो आपको टेन्योर एक बहुत अच्छा और लंबा टेन्योर मिल जाता है फॉर रीपेमेंट। गिवन अ चांस, जो हमारी अब एज ग्रुप हो गई है, उसपे हमारे पास टेन्योर थोड़ा कम हो जाता है। कारण इसके पीछे आप देखिए, होम लोन का जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 30 टू 35 इयर्स है। बट फॉर दैट यू शुड बी अंडर 30 और मैक्सिमम 30, क्योंकि बैंक को भी या जो भी आपके लेंडर है उनके लिए भी एक ये उनको चीज पता है होती कि है। आप यहाँ पे रिटायरमेंट एज आ जाएगी और उसके बाद की ईएमआई। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक सवाल छोटा-सा पूछूँ कि आइडियली क्या होना चाहिए? लंबा टेन्योर होना चाहिए या छोटा टेन्योर, और उसके फायदे और नुकसान? देखिए, लोन किसी भी किस्म का हो, एक थंब रूल तो ये है कि टेन्योर जितना छोटा होगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि आपका जितना टेन्योर बढ़ता जाता है, आपके ऊपर इंटरेस्ट की मार उतनी ही पड़ती जाती है। इस पे एक ये चीज जरूर है कि अगर आप होम लोन ले रहे हैं, टू सम एक्सटेंट जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो आपके इनकम टैक्स में रिबेट तो मिल रहा है, बट क्या आप उसको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम में लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं? ऑलरेडी डू यू हैव सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर टेकिंग केयर ऑफ योर द टैक्स पेमेंट्स? इसके साथ साथ एक और चीज ये है कि जितना आप टेन्योर छोटा करेंगे, जितना जल्दी आपका होम लोन फ्री हो जाएगा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है या सेकेंडरी एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, सो लंबी ईएमआई हम सिर्फ वहीं देखते हैं जहां हमारी पेइंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है और घर हम थोड़ा बड़ा लेना चाह रहे होते हैं। उसी कंडीशन में एक बड़ा टेन्योर का होम लोन लेना सही है, अदरवाइज शॉर्टर द बेटर। छोटा तो बेटा, जितना कम समय में आपका लोन चुकता हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि कई बार हमने वो भी सुना है कि अगर उसको एक्चुअल जब आप सारा इंटरेस्ट और सब कुछ जोड़ करके देखिए, तो कई बार वो उस घर की कीमत से दुगना शायद आप चुका चुके होते हैं बिल्कुल, बैंक को। बिल्कुल। जितने का उसकी कीमत नहीं है, या उस समय मार्केट वैल्यू क्या है, उससे उससे कहीं ज़्यादा, कि हम उसको पूरा क्लियर करने के बाद में भी हम बेचने अगर चलते हैं तो वो शायद उससे बहुत महंगा हो सकता है, तो वो वाली भी चीज़ है। तो अच्छा सर, जब हम होम लोन की बात कर रहे हैं और होम लोन अगर कोई लेने जा रहा है, तो उसको क्या तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि हम जब घर आइडेंटिफाई करते हैं तो उसकी भी तैयारी करते हैं, रिसर्च करते हैं किस तरीके का घर, कौन सा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कहीं किसी का भूमि पूजन हुआ होता है, किसी का बस शुरुआत हुई होती है, कोई बिल्डर ने अनाउंस किया होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर में, कि कोई उस लेवल से खरीद रहा होता है कि जो प्रोजेक्ट अब बनना शुरू हो रहा है और वहाँ पे एक अच्छी डील मिलती है, उनको डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, या फिर रेडी टू मूव इन होता है। दोनों तरीके के ऑप्शंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, एरिया है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जब हम घर आइडेंटिफाई करने में ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, क्या उसके लोन को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी उसपे क्या, कौन से लोन कहाँ से लेना है, उसके लिए भी कुछ तैयारियाँ करनी चाहिए, और वो क्या तैयारियाँ? देखिए, उसकी तैयारी के लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम हमेशा बोलते हैं जब भी हम लेंडिंग की बात करते हैं, हमने पिछले एपिसोड्स भी किए हैं उनमें, सिबिल स्कोर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सिबिल स्कोर आपका जितना स्ट्रांग होता है उतनी ही आप कमांडिंग पोजीशन में आते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर वीक है तो आप एक एनबीएफसी से लेंगे, और एनबीएफसी से लेंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर होगा। अगर मीडियोकर लेवल पे है तो आप एक प्राइवेट बैंक तक ही टारगेट कर सकते हैं। बट बहुत अच्छे लेवल पे है तो आप पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, सबके साथ अपनी डील नेगोशिएट कर सकते हैं। तो होम लोन के पहले आपका जो सिबिल स्कोर है वो एक अच्छा रहे। और यूजुअली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कोई क्रेडिट कार्ड का आपका पेमेंट था या कोई पर्सनल लोन था जिसको आपने सेटलमेंट कर दिया, और आप सोचते हैं कि ठीक है ये मेरे लिए बेनिफिशियरी था। मगर अगर आप लाइफ चेंजिंग डिसीजंस जैसे कि होम लोन की तरफ देखते हैं और आपके वो डिफॉल्ट अगर आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और जितना आपने उस सेटलमेंट में पैसा बचाया नहीं होगा उससे ज्यादा आप इसमें दे देंगे। इसके साथ साथ सर एक और चीज जो देखी गई है कि वर्किंग प्रोफेशनल जो सैलरीड क्लास हैं वो तो इतना नहीं टेम्पर कर पाते हैं, बट जो आज के टाइम में ये जो प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं,
या जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस एंटिटीज होती हैं, वो अपना टैक्स बचाने के लिए अपनी जो इनकम होती है वो कम शो कर रहे होते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम तब आती है कि आपका जो ड्रीम होम है उसके लेवल की आपको होम लोन लेने की कैपेसिटी भी आपकी कम हो रही है। तो आप एक तरफ तो ये सोच रहे हैं कि आप पैसे बचा तो रहे हैं, मगर क्या आप वो एक पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं? और अगर आप मान लीजिए कि डाउन द लाइन 2 से 3 साल 4 साल में होम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो मैं कहूंगा इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जितना हेल्दी आप बना पाएं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। तो दोनों चीज़ें, यानी आपकी आईटीआर, बेसिकली जब हम इनकम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वही डॉक्यूमेंट होता है जो जो बताता है कि आपकी इनकम कितनी है, और वो जितनी हेल्दी रिटर्न्स होंगी, जितना हेल्दी आईटीआर होगा, सरकार का ड्यू है वो दे दीजिए। टैक्स में बचत कटौती करने की जरूरत नहीं है या चोरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी से देश बनता है, उसी से राष्ट्र की प्रगति होती है। तो वो आपका सहयोग है, और उसके साथ साथ आपकी बैलेंस शीट हेल्दी हो रही है, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो है वो अच्छी दिख रही है, जिसके चलते आगे चल करके जब आप होम लोन पे जाते हैं बिल्कुल। तो वो वाला, तो ये हमेशा तैयार रखिए, सोच के रखिए। मत सोचिए कि आप अभी आप होम लोन नहीं सोच रहे हैं, घर खरीदने की इतनी जल्दी नहीं है। जब भी होगा तब भी वो सिबिल आपका सामने खड़ा होगा, और बिल्कुल आपकी आईटीआर आपके सामने खड़ी होंगे, और वो कहीं ना कहीं तब वो पिंच छोटा सा जो करेगा। पैसा आपने अगर बचाया भी होगा तो वो तब आपको बहुत परेशान कर सकता बिल्कुल है। तो ये दो अच्छी चीजें आपने बता दी हैं, और उसके अलावा वो वाला भी आपने बता दिया है कि आइडियली कोशिश ये करनी चाहिए पब्लिक सेक्टर बिल्कुल बैंक बिल्कुल से, जी। सरकारी बैंकों से हम करें इस चीज को। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कुछ डिफरेंस होता है दोनों में, या कुछ और चीजें जिसका कि ध्यान रखना होता है? देखिए, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में डेफिनेटली आपको फर्क मिलेगा ही मिलेगा। सरकारी यूजुअली आपको नीचे ही मिलते हैं, और होम लोन एक पर्सनल लोन के एक इंडिविजुअल के लोन के लिए एक बहुत बड़ा क्वांटम होता है, और वही बैंक्स के लिए भी होता है। तो जहां तक हमने आज तक देखा है, लोएस्ट पॉसिबल तो आपको सरकारी बैंक ही देते हैं। कुछ एक प्राइवेट बैंक्स होते हैं जिनकी कोई स्कीम चल रही होती है या कुछ हो रहा होता है, जैसे नॉट टू नेम अ बैंक, बट हाँ कुछ एक बैंक्स होते हैं जो लोन अपना लोन बुक इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और उनकी कोई स्कीम आ गई, तो यू हैव टू गो थ्रू द मार्केट कंप्लीटली। और होम लोन क्योंकि यूजुअली आप देखें सबका ही फ्लोटिंग होता है, तो ये भी एक डिफरेंस खत्म हो जाता है कि फिक्स रेट रखना है, या क्योंकि टेन्योर इतना बड़ा होता है कोई भी लेंडर आपके साथ एक कमिटमेंट नहीं करेगा। बट प्रेफरेबली पीएसयू के साथ आपको एक और बेनिफिट क्या मिलता है, पेपर वर्क और पोस्ट होम लोन क्लियरेंसेस जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा रिलायबल मैनर में आपके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि होम लोन में आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रख रहे हैं, तो द लेंडर शुड बी रिलायबल कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपको टाइमली होम लोन चुकने के बाद सिक्योर्ड मैनर में वापस मिल भी जाए। तो इस पे हमने अलग से भी चर्चा करी हुई है कि जो फ्लोटिंग लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर अलग से, तो वो एपिसोड भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा सरकार ने अभी वो वाली चीज़ें भी कंपलसरी करी हैं, कुछ कुछ नए कानून के चलते हैं, जहाँ पे कि अगर आप कोई रीसेल वाली प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या आपका होम लोन खत्म हो चुका है, तो वो उसके पेपर्स जो कई बार डॉक्यूमेंट्स बैंक रिलीज नहीं करता था या बहुत टाइम लगाता था, उसकी भी टाइमलाइन जो वो सारी 30 चीज़ें वो डेज फिक्स लिमिट कर दी। सेट कर दिया। तो अब वो अगर आपका होम लोन चुकता हो गया है तो आपके हाथ में वो कागज, आपके अपने मकान के या अपने प्रॉपर्टी के कागज आपके हाथ में 30 दिन के अंदर में आ सकते हैं, या आ जाएंगे। वो जरूरी है बैंक को लौटाना, क्योंकि वो पहले कई बार इस तरीके के मामले में सुने थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं होम लोन के बारे में। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे लोन्स हैं, उनके बारे में बिल्कुल। अभी आपसे सीखना है आने वाले एपिसोड्स में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय थैंक यू निकालने के सर। लिए जी, और ये सारी जानकारी हमें हमारे साथ शेयर राइट करने के सर। लिए। थैंक यू सर। ये था आज का एपिसोड, होम लोन पे बात कर रहे थे। अगले एपिसोड में बाकी लोन्स पे भी चर्चा करेंगे, तो देखते रहिए ये सीरीज जहाँ पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की। ये वो सब्जेक्ट है जिससे कि आपकी पूंजी बचती है, बढ़ती है, मुनाफा भी होता है, लेकिन इसको संजो करके, संवार करके अपने पैसे को कैसे और अपनी संपत्ति को कैसे आप और बढ़ा सकते हैं, अपनी वेल्थ को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं रचित खंडेलवाल जी से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।